नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बुक टॉक्स पे। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि CUET PG एमए हिंदी का सिलेबस क्या है और आपको क्या और कैसे पढ़ना है, इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा जो एमए हिंदी का सिलेबस है वो क्या होने वाला है और कैसे हमको क्या क्या पढ़ना है और कैसे तैयारी करनी है। तो इस चीज पर हम एक डिटेल्ड बातचीत करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा CUET हिंदी का जो सिलेबस है PG का, उसमें जो हमारा सिलेबस है उसको 7 खंडों में बांटा गया है। तो जो हमारा पहला खंड है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा पहला खंड है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। देखिए आपके जो सिलेबस है, आपने अगर आप देखेंगे तो सिलेबस में सिर्फ ये चीज दी गई, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। तो इसमें जब हमारा साहित्य है तो सबसे पहले तो हम देखेंगे काल विभाजन और नामकरण, यानी कि काल जो है हिंदी साहित्य के, उनको किन किन नामों से, यानी उनका नामकरण क्या है और उनका विभाजन कैसे किया गया, किन किन नामों से उनको जाना, जैसे आदिकाल है, भक्ति काल है, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो इन कालों को विभाजित किया गया, तो इनकी समय सीमा क्या है ना, विभाजित किया गया। तो हम ये भी देखेंगे कि जो इनकी समय सीमा है वो क्या है, इस चीज पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने इन कालों को क्या नाम दिया, इनका नामकरण क्या किया है। तो इस पर पूरी विस्तृत वार्ता करेंगे। उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आदिकाल से आधुनिक काल तक की बात करेंगे, जिसमें प्रमुख रचनाकार, रचनाएं और प्रवृत्तियां हैं। जैसे हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात करते हैं, सबसे पहले आता है आदिकाल, फिर भक्तिकाल, फिर रीतिकाल और आधुनिक काल। तो अब जैसे यहां पर देखिए, तो आदिकाल के प्रमुख रचनाकार, जैसे हम एक एग्जाम्पल के लिए लें तो आदिकाल के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए, कौन हुए, चंदबरदाई। ठीक है, कौन हुए, चंदबरदाई। तो इनकी रचना कौन सी है, पृथ्वीराज रासो, है ना। फिर उस काल की प्रवृत्तियां क्या हैं, हम उस काल की जब प्रवृत्तियों को देखेंगे, जैसे उस काल में, आदिकाल में क्या हो रहा था, युद्धों का सजीव वर्णन हो रहा था, रासो ग्रंथों का निर्माण हो रहा था, वीर रस का जो था बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा था रचनाओं में। तो ये क्या है, ये इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं और प्रमुख रचनाकार और रचनाएं। ऐसे अगर हम भक्ति काल पर आते हैं तो भक्ति काल के जैसे तुलसीदास, कबीरदास, है ना, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास जी, ये सब प्रमुख रचनाकार हुए। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थीं, इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थीं। ऐसे रीतिकाल पर आएंगे और आधुनिक काल पर आएंगे। तो ये हमारा जो सेगमेंट है ये थोड़ा लंबा सेगमेंट है। उसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य की विविध विधाएं एवं रचनाकार, यानी कि साहित्य की विविध विधाएं क्या हैं, जो अलग अलग विधाएं हैं, जैसे उपन्यास है, कहानी है, नाटक, निबंध, आलोचना और अन्य गद्य विधाएं। तो इनके प्रमुख लेखक कौन है ना, ये विविध विधाएं और रचनाकार। तो इन अलग अलग विधाओं के प्रमुख लेखक, उनकी रचनाएं कौन सी हैं। तो ये जो रचनाओं में उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना और जो अन्य गद्य विधाएं जिसमें यात्रा साहित्य, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, डायरी, ये सब आते हैं, इन सब पर बात करेंगे। तो ये जो 3 टॉपिक हैं आपके, पहला हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास जो अपने आप में पूरे इतिहास को समेट कर चलता है, और तीसरा हिंदी साहित्य की विविध विधाएं एवं रचनाकार। ये जो 3 टॉपिक हैं ये मिलाकर एक बहुत बड़ा खंड बन जाता है। फिर हमारे पास जो चौथा टॉपिक आता है वो है प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप। अभी प्रयोजन मूलक हिंदी का क्या अभिप्राय होता है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि प्रयोजन मूलक हिंदी का क्या अभिप्राय होता है और प्रयोजन मूलक भाषा जो है वो कौन सी होती है, प्रयोजन मूलक भाषा का क्या काम होता है, और प्रयोजन मूलक भाषा में कौन कौन से शब्द और उसकी अलग अलग भाषा की जो अलग अलग चीजें हैं उन पर हम बात करेंगे। हालांकि ये बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन सुनने में बहुत आपको नया लगता होगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर अगला आपका जो खंड है वो जन संचार माध्यमों में हिंदी है। भाई हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम ये भी जानेंगे कि जन संचार माध्यमों में जो हमारी हिंदी है उसका क्या योगदान है। जैसे समाचार पत्र है ना, उसमें, उसके बाद विज्ञापन है, उसमें हिंदी का क्या काम है, रेडियो और टेलीविजन में हिंदी का क्या काम है, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। तो ये भी छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद आता है हमारा भारतीय काव्य शास्त्र।
है ना, भारतीय काव्य शास्त्र, जिसमें आपको शब्द शक्ति, शब्द काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य लक्षण, इन 4 चीजों को पढ़ना है। तो काव्य शास्त्र जो है, एक भारतीय काव्य शास्त्र होता है, दूसरा पाश्चात्य काव्य शास्त्र होता है। तो आपके सिलेबस में मात्र भारतीय काव्य शास्त्र ही है, तो आप लोग एकदम भी, है ना, परेशान मत होइएगा, क्योंकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि काव्य शास्त्र लिखा है तो क्या पाश्चात्य काव्य शास्त्र है। बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ भारतीय काव्य शास्त्र आपको आपके सिलेबस में पढ़ना है। उसके बाद हमारा जो अंतिम टॉपिक है वो है हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है, संधि, समास, काल और वाक्य विन्यास। ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं। संधि समास तो बहुत छोटा टॉपिक है, काल भी छोटा सा टॉपिक है और वाक्य विन्यास भी छोटा सा टॉपिक है। तो ये 7 टॉपिक हैं, आपको इन सभी 7 टॉपिक्स को कवर करना है, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य की विविध विधाएं एवं रचनाकार। ये अपने आप में आधे से ज्यादा चीज को समेटे हुए है। और फिर थोड़ा सा आपका प्रयोजन मूलक हिंदी है, जो बहुत छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, और जनसंचार माध्यमों में हिंदी भी एक छोटा सा टॉपिक है। काव्य शास्त्र थोड़ा ठीक ठाक टॉपिक है और व्याकरण तो बहुत छोटा टॉपिक है। तो ये 7 टॉपिक हैं, आपको इन सबको तैयार करना। अब क्या और कैसे पढ़ना, इस चीज पर हम बात करते हैं। तो देखिए, आपको क्या पढ़ना है। आपके पास सबसे पहले आपको पता ही होगा जो बुनियादी किताबें होती हैं, आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी की हिंदी साहित्य का सरल इतिहास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी साहित्य का इतिहास। ये 2 किताबें हैं। तो सबसे पहले आप विश्वनाथ त्रिपाठी जी को पढ़ेंगे, उसके बाद आचार्य शुक्ल जी को। फिर तीसरी किताब आती है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की वस्तुनिष्ठ हिंदी की। तो वो आपके जो फैक्ट्स होते हैं ना, तार्किक प्रश्न जो होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं, वो उनको क्लियर करने के लिए होती है। तो आप उसको जरूर पढ़ें और अच्छे से उसको याद भी करें, जिससे आपके जो फैक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद आप चाहें तो दृष्टि की नेट जेआरएफ की जो किताब आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें सारी चीजें बहुत संक्षेप में और बहुत अच्छे तरीके से दी गई हैं। तो ये था आपका तैयारी कैसे करना और क्या और कहां से पढ़ना है। साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं CUET PG हिंदी के लिए, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऑनलाइन कोर्स, जिसमें हम और हमारी टीम आपको पढ़ाएगी। तो एडमिशन, हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो अभी भी स्टार्ट है। एडमिशन की फीस 1499 रुपए है, लेकिन आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट, तो 1199 रुपए में आपको ये कोर्स मिलने वाला है। साथ ही साथ जिसमें आपको गाइडेंस फ्रॉम ऑल इंडिया टॉपर्स, यानी कि हमारे साथ ऑल इंडिया टॉपर्स जुड़े होंगे जो आपको गाइड करेंगे। साथ ही साथ आपको लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल PDF, डाउट सेशंस, PYQ सॉल्यूशन, स्पेशल मेंटर टॉक्स, और इसके साथ साथ हम आपको सपोर्ट करेंगे तब तक जब तक आपका एडमिशन और आपकी काउंसलिंग नहीं हो जाती। तो ये रहा आपका सिलेबस का वीडियो। बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।